गुड मॉर्निंग रेनू। आवाज आ रही है आपको? इट्स ऑडिबल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सुनीता। इट्स ऑडिबल। आवाज सबको आ पा रही है? गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग राहुल। तो आज जो टॉपिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग से। तो कैपिटल बजटिंग एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट कभी कभी कुछ वर्डिंग्स ऐसी होती हैं कि टॉपिक हमको लगता है कि टिपिकल है। चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके देखने वाले हैं, ताकि हमारा थोड़ा थ्योरी का पोर्शन कवर हो जाएगा जो भी आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी बातें पीछे से लेके चलना चाहता हूँ। हमारा जो बुक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, या ये आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो हमारा सब्जेक्ट डेफिनेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही चल रहा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने पीछे क्या देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सारी बातें देखते हैं। अमाउंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, अमाउंट कहाँ से आने वाला है, अमाउंट आ जाएगा तो हम उसको इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने के बाद हम ये भी देखते हैं कि अगर उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न आई तो रिटर्न कैसे होगी, रिटर्न में से हम कितना डिविडेंड डिवाइड करने वाले हैं, अमाउंट के ऊपर हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें, अगर मैं फाइनेंस की प्लानिंग की बात करूं या फाइनेंस की फोरकास्टिंग की बात करूं, तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने क्या देखा, किस में आ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये बात हमने पीछे वाले चैप्टर में भी देखी थी, लास्ट कल वीडियो में भी देखी थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, चाहे वो कैपिटल बजटिंग है, चाहे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कोई भी टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं कल से, वो सारे के सारे टॉपिक इसमें आने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आने वाले हैं। तो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें कभी कभी कुछ डिसीजन लेने होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। कौन से डिसीजन लेने होते हैं? इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने होते हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं तो हमारे सामने दो टाइप के डिसीजन होते हैं। पहला डिसीजन जो हम लेते हैं ना, वो होता है कि हम कितना या वर्किंग कैपिटल के लिए हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा समझ लो आप। दूसरा जो हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है, वो होता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स को लेकर, कि फिक्स्ड एसेट्स में हम कितना पैसा लगाएं। अब आप ऐसा समझ लो कि जब हम करंट एसेट्स के या वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन लेते हैं, तो इसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक आ जाएगा हमारा। और जब हम डिसीजन लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स को लेकर, तो इस टॉपिक को हमारा नाम हो जाता है कैपिटल बजटिंग। क्या? कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का टॉपिक आप ऐसा समझ लो कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर ही टॉपिक है। क्योंकि जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हमको बहुत सोच समझ के करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक कार खरीदनी है। अब सोचकर देखो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने कार खरीदनी है, और अगर आपने गलत कार खरीद ली, जिसका बाद में आपको पता चले कि इंजन भी अच्छे से काम नहीं करता, पेट्रोल भी ज्यादा पीती है, खिड़कियां भी जल्दी खड़खड़ करने वाली हैं, तो आप सोचकर देखो आपको मन पे ही कितना इफेक्ट आने वाला है। आपका माइंड एक बार तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा कि मैंने एक कार खरीद तो ली,
पर उस कार को खरीदने का जो मेरा डिसीजन था वो गलत था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम बिजनेस में भी फिक्स एसेट्स को लेकर जब भी हमको डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन हमको बहुत सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि जो फिक्स एसेट्स के अंदर जो अमाउंट होता है वो अच्छा खासा अमाउंट होता है। और जब आपने एक बार फिक्स एसेट परचेज कर ली तो उसको सेल करना, तो हो सकता है कि वो सेल हो जाए पर वो वैल्यू आपको वापस मिलेगी नहीं मिलेगी वो आसान नहीं होता। इसलिए फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस को हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। सिंपल सी बात है। तो पहले हम इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में, सबसे पहले हम कैपिटल बस्टिंग का टॉपिक कवर करने वाले हैं। देन हम चलेंगे हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की टॉपिक की तरफ। तो डेफिनेटली मैं टॉपिक को एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो टॉपिक हमारा बन जाएगा कैपिटल बस्टिंग का। और इसके बाद जब हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो वो टॉपिक बन जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक। तो मैं पहले आप सबके एक बार कमेंट देख लेता हूं, फिर हम चैप्टर को आगे की ओर हम कवर करने वाले हैं। संदीप ये टॉपिक लिया है कैपिटल बजटिंग का, ये आपके सिलेबस में ही है, आप देख लेना। राहुल टॉपिक ऑलरेडी बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी एमसीक्यूज का टाइम नहीं मिल रहा है, बट मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक ही टॉपिक को, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी अभी लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर को आप ध्यान से देख लो। एमसीक्यूज उसमें से बहुत सारे अपने आप कवर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी एक एक बात अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप एमसीक्यूज कवर करने के लिए अपने आप अप्लाइबल हो जाएंगे। संदीप हमने क्लास बंद नहीं की थी कल, क्लास तो कल कंटिन्यू 3 घंटे चली है। क्लास कल 1:30 बजे बंद हुई थी। कविता हमने क्लास अभी शुरू की है 10:30 बजे या अप्रोक्सीमेटली 10:35 में शुरू होगी। कविता वीडियो को एक बार रिकैप कर लो, हो जाएगा, क्योंकि हम सबको टाइम पर ही आना चाहिए ना। ऐसे तो अभी कोई भी 15 मिनट के बाद आएगा फिर वो भी कहेगा कि टॉपिक दोबारा से बता दो, तो नॉट पॉसिबल ना बार बार टॉपिक को बताना। बट सिंपल सी बात मैं आपको फिर से रिकैप कर रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स में जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं उसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में या मैनेजमेंट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट के जब हम डिसीजंस ले रहे होते हैं तो उन डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग। सिंपल सी बात है। और यही चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपिटल बस्टिंग का। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज कैपिटल बस्टिंग। वेरी सिंपल चैप्टर, बस आपको ध्यान से देखना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहा करो ताकि एक एक टॉपिक, मेरी कोशिश रहती है कि आप सबको क्लियर करा दूं, बट आप लोग बीच में से छोड़ देते हैं, क्या करते हैं मुझे भी समझ नहीं आता है कभी कभी। और जब भी लेक्चर चल रहा हो तो हो सके तो बीच में कमेंट मत किया करो, एक बार जब मैं पॉज लेता हूं तो कमेंट कर दिया करो, क्योंकि फिर मेरी भी नजर बार बार कमेंट पे जाती रहती है। तो जब भी टॉपिक एक बार मैं होल्ड करता हूं तो उस वक्त कमेंट करो, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो देखो कैपिटल बस्टिंग के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं अभी, बहुत ध्यान से समझना। कविता जो आपका क्वेश्चन था मुझे लगता है उसका आंसर मिल चुका होगा, नहीं मिला है तो अब दोबारा फिर से मिलने वाला है। क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो होता है हम सबसे पहले बाहर से पैसे को कलेक्ट करें, एक्सटर्नल फंड कहां से आए, बट हमको ये भी देखना होता है कि इस पैसे का हम सही ढंग पर उपयोग कहां पे करें। मतलब हमने पैसा कलेक्ट तो कर लिया, इकट्ठा तो कर लिया, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने आता है ना वो ये भी होता है कि इस पैसे को हम एलोकेट कहां पे करें। मतलब कितना पैसा यहां लगाएं, कितना पैसा वहां लगाएं, कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाएं, कितना करंट एसेट्स में लगाएं, कितना प्लांट मशीनरी में लगाएं, कितना फर्नीचर में लगाएं। तो नेक्स्ट टास्क हमारे लिए ये होता है, मतलब पैसा कलेक्ट करना, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे क्या कह रहा है, तो एलोकेशन ऑफ फंड्स, जब हम पैसे को एलोकेट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द वेरियस एसेट्स एंड द अदर एक्टिविटीज, तो हम क्या करते हैं, फंड्स को एलोकेट करने का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एसेट्स में, एक्टिविटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। तो जब हम पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, फंड्स को इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बाद आगे देखो क्या बोल रहा है,
because a choice is to be made regarding the asset in which the fund will be invested। मतलब हमको चॉइस बहुत ध्यान से ये बात देखनी होती है कि हमको पैसा कहाँ पे लगाना है। ये काम अपने को बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि घर में भी अगर आपने एक नई बिल्डिंग खरीद ली, नई जमीन खरीद ली, नई गाड़ी खरीद ली, तो जब वो खरीद लेते हैं तो कभी कभी बाद में लगता है कि यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, या मैंने गड़बड़ी कर दी, या मैंने डिसीजन सही से नहीं लिया। तो यही बात बिजनेस में करनी है। तो बिजनेस में जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट आप बहुत सोच समझ के करो। अब इन्वेस्टमेंट के डिसीजन दो टाइप के होते हैं, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता रहा था। पहला शॉर्ट टर्म, या जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, या दूसरा लॉन्ग टर्म, या जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पे हमारे पास दो टाइप के डिसीजंस हैं। एक लीजिएगा, लाइट ब्लिंक कर गई है। आवाज मेरी सभी को आ रही है क्या? कमेंट करके बताना। इट्स ऑडिबल। आवाज सभी को आ रही है क्या? ओके, एक मिनट वेट करना। एलईडी लाइट की वजह से ब्लिंक कर गया था। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा था कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने होते हैं तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजन मिलेंगे। पहले को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म या करंट एसेट्स को लेकर डिसीजन, और जो दूसरा डिसीजन होगा वो कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म, या जिसको हम कह सकते हैं हमारा फिक्स्ड एसेट्स को लेकर डिसीजन। तो अगर दोनों टाइप के डिसीजन को अगर मैं टोटल भी कर दूं तो दोनों टाइप के डिसीजन को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बट डेफिनेटली जो इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है, ये टॉपिक है हमारा कैपिटल बजटिंग को लेकर। तो मैं यहां पर आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं, आप बस ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो यहां पर बस आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो पहला जो डिसीजन है वो है हमारा शॉर्ट टर्म, और दूसरा जिसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म। अब जो शॉर्ट टर्म है इसको इन्होंने क्या बोला है, करंट एसेट्स, और जो लॉन्ग टर्म है उसको इन्होंने क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट्स को लेकर डिसीजन। तो ये सभी को नजर में आ रहा होगा मैं जो भी साथ साथ लिख रहा हूं। तो हमारे पास, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है करंट एसेट्स को लेकर और एक है फिक्स्ड एसेट्स को लेकर। करंट एसेट्स को इन्होंने शॉर्ट टर्म भी बोला है और फिक्स्ड एसेट्स को इन्होंने लॉन्ग टर्म भी बोला है। बट डेफिनेटली जो इस चैप्टर के अंदर इस सबसे पहले हम जो कवर करने जा रहे हैं वो फिक्स्ड एसेट्स को लेकर है, मतलब लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म वाले के टॉपिक को या फिक्स्ड एसेट के टॉपिक को इन्होंने क्या नाम दिया है, कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग ऐसा समझ लो कि हम फिक्स्ड एसेट्स के ही डिसीजंस को लेकर बात कर रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बात करने जा रहे हैं, कैपिटल बजटिंग की, मतलब वो डिसीजंस जो हमें फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने को लेने होते हैं। तो अब हमको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा आगे। तो मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग इज ए टेक्निक ऑफ मेकिंग डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें डिसाइड करते हैं वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट द फंड्स इन द पार्टिकुलर एसेट्स। हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एक एसेट्स में, एक पार्टिकुलर एसेट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें। और हमको ये भी देखना होता है
जो उससे बेनिफिट मिलने वाला है वो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो कौन सी एसेट्स होती हैं, जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होती हैं और जिसका बेनिफिट भी हमको 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई गाड़ी खरीदते हो, एक घर खरीदते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप गाड़ी या घर खरीदी और आपने उसको बेच दिया 2-4 महीने में, नहीं। जब भी हम मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी या घर खरीदते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम क्यों खरीदते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए यूज करने के लिए, और उसका जो बेनिफिट है वो लंबे टाइम तक मिलता रहता है। इसी तरह से यहां पर है, कहता है कि जब आपको किसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये देखो कि वो एसेट ऐसी होनी चाहिए जो आपकी 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए यूज हो और जिसका बेनिफिट भी आपको 1 साल से ज्यादा वक्त के अंदर आपको मिलता रहे। तो दैट इज कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर क्या क्या आएगा, प्लानिंग द डेवलपमेंट ऑफ द अवेलेबल कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। हम फर्म की लॉन्ग टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को, मतलब लाभ कमाने की क्षमता है ना जो हमारे लंबे समय के लिए, उसको हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। ये मैक्सिमम कैसे होगा, जब आपके पास जो पैसा रखा हुआ है वो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो आई थिंक आपको कैपिटल बजटिंग का ये जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो कह रहा है कि कैपिटल बजटिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक फर्म का डिसीजन है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में जिसका बेनिफिट हमको मिलने वाला है उस एसेट्स की लाइफ टाइम के लिए। मान लो कोई एसेट्स हमारी 10 साल तक यूज होने वाली है, तो उस एसेट से जो हमारा बेनिफिट है वो आपको 10 साल तक मिलता रहेगा। और दीज बेनिफिट में बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज सेल और रिड्यूस कॉस्ट। अब कहता है कि ये जो हमें बेनिफिट मिलना है ना, एसेट से जो हमें बेनिफिट मिलना है, ये बेनिफिट हमें 2 तरीके से हो सकता है। या तो हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी या हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझना जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीन खरीदी, कोई भी मशीन मैं क्यों खरीद रहा हूं, 2 कारण हो सकते हैं। पहली बात, उस मशीन की वजह से आपका प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने वाला है, इतना क्वांटिटी आपका ज्यादा बनने वाला है, तो पहला टारगेट हो सकता है कि आपकी सेल ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाए। किसी भी प्रॉपर्टी को या मान लो किसी भी मशीन को आपने खरीदी तो पहला टारगेट ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और आप मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा कर पाओ। मतलब आप पहला टारगेट क्या है, या तो हमारी सेल इंक्रीज हो जाए, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम अपनी कॉस्ट को, खर्चों को कम करना चाहते हैं। क्योंकि पहले वाली जो मशीन थी ना, पहले वाली जो मशीन थी वो खर्चे ज्यादा करा रही थी, खर्चा ज्यादा आ जाता था हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैंने एक नई मशीन खरीद ली, क्यों खरीदी, मेरी कॉस्ट कम आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसी प्रॉपर्टी को देखो कि उससे 2 टाइप के बेनिफिट तो आपको मिल ही जाए, या तो आपकी सेल इंक्रीज हो जाए या आपकी कॉस्ट कम हो जाए। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर अपने को किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 2 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। वही बात ये यहां पर बोल रहा था। तो कहता है कि जो बेनिफिट है ना वो या तो सेल इंक्रीज की फॉर्म में मिल जाए या कॉस्ट रिड्यूस करने के मामले में मिल जाए, या हमारी कॉस्ट कम हो जाए। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जनरली इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। मतलब जब भी हम कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, या तो हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, या नई प्रॉपर्टी इंस्टॉल करना चाहते हैं, या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम अपने पास लाना चाहते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि कोई पुरानी एसेट्स है उसको बेचकर उसको रिप्लेस करना है और एक नई एसेट्स आ जाएगी। तो ये कैपिटल बजटिंग के अंदर चारों की चारों बातें आ गई हैं। या तो आपको नई प्रॉपर्टी लेकर आनी है, या प्रॉपर्टी को अपने रिप्लेस करना है, या बिजनेस को एक्सपेंड करना है, या कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। तो ये 4 बातें हमारी आ गई कैपिटल बजटिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदो तो देख लो या तो उससे सेल आपकी इंक्रीज हो जाए या आपकी कॉस्ट कम हो जाए। तो
अब मुझे बताओ कि कैपिटल बजटिंग का यहां तक का मीनिंग पूरा डिटेल में आप सबको समझ में आ चुका है क्या? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर मैं आगे इसको थोड़ा सा और लेके चलने वाला हूं, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है ना वो इसी मीनिंग में से, इसी फॉर्म में से ही निकल कर आने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ गया है, तब भी ऐसे लिख कर दिखाओ, और समझ में अगर आपको लगता है नहीं आया तब भी आपका क्वेश्चन लीव करो, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। आप कविता, कौन सा एग्जाम्पल समझ नहीं आया, दोबारा से बताओ। सुनीता, पीडीएफ अपलोड हम कर देंगे क्लास के लास्ट में, आप मेरे को रिमाइंड करा देना। आई थिंक 2 या 3 दिन की पीडीएफ पेंडिंग है, अपलोड हो जाएंगी। कविता प्लीज रिपीट योर क्वेरी। कौन सा एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? ओके संदीप, देख लो आपके लिए जो आपको अच्छा लगता है बुक ले लो, स्टडी करने के लिए तो कोई भी बुक अच्छी होती है, बस देख लेना टॉपिक्स कवर हो जाए आपके। मैं एग्जाम्पल ये दे रहा था, ये कह रहे हैं कि हमको जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमको उसमें बेनिफिट देखना चाहिए। बेनिफिट दो प्रकार का तो हो कम से कम, उसमें से कोई एक भी हो तब भी चलेगा। पहला, या तो आपकी सेल इंक्रीज हो जाए, या आपकी कॉस्ट, खर्चे कम हो जाए। अब आप सोच के देखो ना, आप कोई भी चीज परचेज करोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो क्यों खरीदोगे? उसका बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए ना। आप कोई नई मशीन लेकर आ रहे हो, क्यों खरीद के ला रहे हो? या तो मशीन खरीदने से आपकी सेल इंक्रीज हो जाए, या आपके खर्चे कम हो जाए। अदरवाइज हम बेफालतू में कोई नई मशीन क्यों उठा के लेकर आने वाले हैं? तो कह रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग करते हुए आपको बेनिफिट भी देखना है, सामने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो बेनिफिट का इन्होंने एग्जांपल दिया कि आपकी या तो सेल इंक्रीज हो जाए, या तो आपकी कॉस्ट, खर्चे कम हो जाए, तभी तो वो मशीन खरीदने का फायदा है। तो यही एग्जांपल यहाँ पे दे रहा था। फिर वो ये भी कह रहा था कि कैपिटल बजटिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी नई खरीदनी, या प्रॉपर्टी को आपने क्या किया, कोई भी आपने फिक्स एसेट खरीदी, किसी लिए खरीदी क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, या आपने पुरानी एसेट्स को रिप्लेस करना है, या ऐसा लगा लो कि आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। हमारी मान लो एक फैक्ट्री तो चल ही रही है, अब मेरा मन कर रहा है कि एक फैक्ट्री में और चला लूं, साथ में एक प्लांट और लगा लूं, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट तो करने वाला हूं। तो जब भी आप फिक्स एसेट्स को परचेज करने वाले हो, चाहे वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या नई प्रॉपर्टी आपको वैसी नॉर्मल लगानी है, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, या पुरानी एसेट्स को सेल करके नई एसेट्स परचेज करनी है, तो ये तीनों चारों बातें किसमें है, कैपिटल बजटिंग में है। तो कैपिटल बजटिंग में एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन और हमारा रिप्लेसमेंट, ये चारों टॉपिक हमारे किस में आने वाले हैं, कैपिटल बजटिंग में आने वाले हैं। तो कविता बताओ, अभी टॉपिक क्लियर है क्या? ओके गुड, थैंक यू कविता। आगे बताओ, किसी का और को क्वेश्चन हो तो बताओ। मैं जस्ट 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, अभी लास्ट 1 मिनट, आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो। क्योंकि यहाँ तक का टॉपिक कवर हो गया तो आगे का टॉपिक अब भागने वाला है, बहुत फास्ट चलेगा अब। लास्ट 40 सेकेंड्स।
ओके, गुड। अब आगे देखो ध्यान से। अब कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन है इसके फीचर्स की बात कर रहा है। पहला फीचर क्या है, ये आप पहले ही स्टडी कर चुके हो। पहली क्या कह रहा है कि फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी थी कि हमको कैपिटल बजटिंग का जो टॉपिक स्टडी करना है वो फिक्स्ड एसेट्स को लेकर है, और फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स। दूसरी बात, फंड्स आर इन्वेस्टेड इन प्रेजेंट टाइम्स इन एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। हम पैसा इन्वेस्ट तो आज ही करते हैं पर हमको उम्मीद होती है कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, द फ्यूचर प्रॉफिट विल ऑकर टू द फर्म। द फ्यूचर के प्रॉफिट कब होने वाले हैं, ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर। मतलब मैंने अगर 10 साल के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे को अगर उम्मीद है 10 साल तक प्रॉपर्टी मेरे काम आने वाली है, तो 10 साल तक आप ऐसा मानकर चलने वाले हो कि आपको 10 साल तक लगातार प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। चौथी बात, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व ए हाई डिग्री ऑफ द रिस्क बिकॉज फ्यूचर बेनिफिट आर नॉट सर्टेन। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिट के लिए पैसा लगाते हो, बेनिफिट लेने के लिए, तो आप ये भी तो मान के चलो ना कि रिस्क भी उतना है। अब मान लो कोई आपने मशीन खरीद ली और पता चला कि 2 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब जो प्रॉपर्टी जो मशीन आपने खरीदी थी वो आपके तो बेनिफिट के लिए नहीं रही अभी। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि जब आप कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेते हो तो उसमें रिस्क भी रहता है। रिस्क क्यों रहता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपको पता तो है नहीं। आपने एक बार तो सोच लिया कि बेनिफिट मिलने वाला है, और हो सकता है कि बेनिफिट 2 साल के बाद 3 साल के बाद ना मिले, फिर क्या करोगे, फिर भी तुम्हारा नुकसान ही है। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ, क्या हुआ, मैंने मान लो कोई एक मशीन खरीद ली और क्या हुआ, 2 साल तक मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी रही, तो जो बेनिफिट होना चाहिए था वो बेनिफिट तो नहीं मिला। और इसके बजाय क्या हुआ, मशीन पड़े पड़े जंग भी लग गई होगी, कुछ तारें भी कट गई होंगी, चूहों ने नुकसान भी किया होगा। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने की जगह पर हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन के अंदर हमारा रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये हमने स्टडी किए कैपिटल बजटिंग के 4 फीचर्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कह रहा है कि कैपिटल बजटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात, सच डिसीजंस इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन होते हैं वो फर्म की प्रॉफिट कमाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं ये देख लो। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आफ्टर इफेक्ट द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे रिलेट टू द फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स मैंने खरीदी हैं तो कितने वक्त के लिए खरीदी हैं, लंबे समय के लिए। अब लगा लो कि 10 साल तक। अब फिक्स्ड एसेट्स मान लो मैंने कोई गलत खरीद ली तो इसका नुकसान मेरे को 10 साल तक वहन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। द फिक्स्ड एसेट इन ए सेंस रिफ्लेक्ट द ट्रू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। जो रियलिटी में हमारी जो वास्तव में कमाई होनी होती है वो फिक्स्ड एसेट्स की वजह से ही होनी होती है। तो दे इनेबल टू फर्म टू प्रोड्यूस finished goods which is ultimately sold for the profit. Hence a correct investment decision can yield speculator profit, whereas and the ill advice and the incorrect decision and under the very survival of the firm। मतलब अगर हमने फिक्स एसेट्स के ऊपर खरीदने को लेकर एक सही डिसीजन ले लिया, अगर हमने फिक्स एसेट्स अगर सही तरीके की खरीद ली तो हमको हो गया बेनिफिट। और अगर हमने गलती से कोई गलत डिसीजन या कोई गलत फैसला ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि जब भी आप कैपिटल बजटिंग या फिक्स एसेट्स को परचेज करने का डिसीजन ले रहे हो तो आप बहुत सोच समझ कर लीजिए। तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग की इन्वेस्टमेंट को करने को लेकर क्या है, इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपका 10 साल तक नुकसान होने वाला है, और अगर सही डिसीजन ले लिया तो बेनिफिट होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड्स। The effect of the capital budgeting decision will be felt by the firm over the long time span। इसका जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक मिलता है। इसलिए हमको क्या करना है, फ्यूचर की कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसा समझाने के लिए वो एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो हम मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कंपनी को क्या क्या चाहिए, कंपनी को फिक्स कॉस्ट हर साल पे करनी पड़ेगी। कैसे, वो क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम क्या करते होंगे, रॉ मटेरियल लेकर आते होंगे,
उसको क्या करते होंगे, हम बनाते होंगे। अब ये प्रोडक्शन हमारा, मान लो हमारी फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन होना है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैंने एक मशीन खरीद ली, वो मशीन मान लो मेरी 10 साल चलने वाली है। अब मशीन खरीद ली, तो मशीन खरीदने के बाद आप ये सोचो, आपको क्या हर साल लोगों को वेजेस पे करनी पड़ेगी? नहीं पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल पे करनी पड़ेगी। रेंट पे करोगे? करोगे। लाइट पे करनी पड़ेगी। मतलब वो कहना चाहता है कि जब भी आपको फिक्स एसेट्स खरीद लेते हो, उसका टाइम पीरियड भी आपको लगभग पता होता है कि इतना टाइम हमारी यूज होने वाली है। अब जब इतना टाइम हमको पता है, तो इतने टाइम के खर्चे भी तो हमारे ऊपर आने वाले हैं ना। तो ये इसलिए बोल रहा है कि जब भी आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो, तो उसका जो हमारा ऊपर जो प्रभाव होता है ना, जो इफेक्ट होता है, वो लंबे समय तक आने वाला है। किस किस का इफेक्ट आएगा? सुपरवाइजर की सैलरी देनी है, लेबर की मजदूरी देनी है, इंश्योरेंस भी पे करना है, बिल्डिंग का रेंट भी पे करना है। और कह रहा है कि इफ इन द फ्यूचर प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी अनसक्सेसफुल, अब आप मानकर चलो कि फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट फेल हो गया, तो क्या होगा? आपका पूरा पूरा नुकसान हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट चल गया, तो क्या होने वाला है? हमारी कॉस्ट कम होने वाली है, सेल्स बढ़ने वाली है, और प्रॉफिट भी हमारा क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। तो इसलिए कह रहा है कि कैपिटल बजटिंग का जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, तो आप बहुत ध्यान से ये देख लो कि हमारी फ्यूचर में कॉस्ट क्या हो सकती है, हमारी सेल क्या होगी, हमारी प्रॉफिट क्या होगी। तो ये सारी बातों को देखकर हमको कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेना है। क्योंकि कैपिटल बजटिंग का एक बार आपने डिसीजन ले लिया, तो उसका प्रभाव कितना आने वाला है? लॉन्ग टाइम के लिए आने वाला है, लंबे समय के लिए। क्योंकि लंबे समय के लिए आपने लोगों को सैलरी भी देनी है, वेजेस भी पे करनी है, इंश्योरेंस भी पे करना है, लाइट का खर्चा भी पे करोगे, रेंट भी पे करोगे। तो ये सारी बातों के साथ साथ आप ध्यान रख लो कि आपका डिसीजन गलत तो नहीं हो गया। क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, वो प्रोडक्ट अगर फेल हो गया, तो आपका सारा काम फेल। और प्रोडक्ट अगर सक्सेस हो गया, तो आपका काम फिर बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जो डिसीजन होता है हमारा कैपिटल बजटिंग का, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आपने शोरूम पे गए, शोरूम पे आपने 15 लाख की गाड़ी खरीदी, बिल कट गया, 2 दिन आपने गाड़ी चलाई, और आप शोरूम में वापस गए कि मैं तो गाड़ी नहीं रखता, तो गाड़ी क्या लगता है शोरूम वाले वापस ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि जब भी आप कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेते हो, तो जल्दी से रिवर्स नहीं हो सकता वो। तो यही बात वो यहां पर कह रहा है। बिकॉज दिस इज बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल द सेकंड हैंड प्लांट। इसका मतलब है कि अब बहुत मुश्किल होता है कि आप उस प्लांट को दोबारा सेल कर पाओ, उस गाड़ी को सेल कर पाओ। आपने गाड़ी ले ली, 2 दिन के बाद आपका मन नहीं है, तो अगर आप मार्केट में बेचोगे, तो 1-2 लाख रुपए तो वैसे ही टूट जाएंगे। क्योंकि आपका मन नहीं करेगा। अब तो 1-2 लाख रुपए, भाई 2 दिन में गाड़ी चलाई, 2 दिन के बाद 2 लाख रुपए टूट गए, तो गाड़ी को सेल नहीं करोगे आप। और करोगे तो सामने वाले को डाउट भी रहेगा कि इस गाड़ी में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तो इसीलिए फिक्स एसेट को जब भी हम परचेज करते हैं, कैपिटल बजटिंग का जब हम डिसीजन लेते हैं, तो उसको रिवर्स करना, उस डिसीजन को वापस लेना आसान नहीं होता। अगली बात, रिस्क। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेना है, तो उसमें रिस्क पूरा रहने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट चले ना चले, कोई महामारी फैल जाए, फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिस्क हमारा पूरा का पूरा रहता है। फिर मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक, कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन होते हैं ना, बहुत टेढ़े काम होते हैं लेने। क्योंकि दे रिक्वायर द असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। और फ्यूचर को भविष्यवाणी कर लेना बहुत टेढ़ा काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज रियली ए कॉम्प्लेक्स थिंग। आपने एक मशीन खरीदी, आपने एक मशीन खरीदी 15 लाख रुपए की। अब दो बातें डिसाइड करनी बहुत मुश्किल है। इसकी लाइफ कितना टाइम होने वाली है, आपको नहीं पता। इससे बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, आपको नहीं पता। इस मशीन को यूज करते करते आप जब प्रोडक्ट बेचोगे, तो कैश का कितना इनफ्लो होने वाला है, आपके पास पैसा रिटर्न में कितना आने वाला है, इसमें से कितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो ये सारी बातें डिसाइड करनी बहुत टेढ़े काम होती हैं। मतलब जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी की सबसे पहले बात तो लाइफ का नहीं पता होता, लाइफ कितनी होगी। दूसरी बात, आपको उसमें से रिटर्न कितना मिलने वाला है, बोले तो कैश इनफ्लो हमारे पास कितना होने वाला है बेनिफिट की फॉर्म में। तो ये सारी बातें डिसाइड करनी भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए कैपिटल बजटिंग का जब भी कोई डिसीजन लो, तो बहुत सोच समझ के लो। और इसीलिए कैपिटल बजटिंग के डिसीजन की क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया? यहां तक हमने कैपिटल बजटिंग की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। काइंड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, ये टॉपिक आपके एग्जाम में कभी कभी हो सकता है कि आ भी जाए। तो कह रहा है कि एक फर्म को इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल होते हैं वो काफी सारे एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो सारे के सारे प्रपोजल स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, या इसमें से एक कर ले, या इसमें से कुछ करे। ये डिपेंड करता है प्रपोजल के ऊपर। मान लो आपके सामने कोई डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने के लिए मान लो आपके पास मशीनों के 5 ऑप्शन है। अब आपके पास 5 मशीनें खरीदनी है। या तो पांचों मशीन खरीद लो, अगर आपके पास पैसा है तो पांचों मशीन खरीद लो, या 5 में से 3 खरीद लो, या 5 में से अगर आपको एक ही चाहिए तो एक ही खरीद लो। तो यहाँ पे वो यही बात बोल रहा है कि जो कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कभी कभी आप सारे प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेते हो, या उसमें से कुछ एक्सेप्ट करते हो, या हो सकता है कि आप एक भी एक्सेप्ट करते हो। तो ये है काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इसी टॉपिक को इन्होंने थोड़ा सा अभी आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे अभी। ये 3 टॉपिक है, ध्यान से देखना। एक्सेप्ट, रिजेक्ट डिसीजन, म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव डिसीजन एंड प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजंस। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ, अब तक का जो टॉपिक कवर करा रहा हूं मैं, कवर हो गया क्या? ये जो 3 टॉपिक मैं अभी बता रहा हूं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट वाला, और एक ये म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव और प्रायोरिटी वाला, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से पहले बताओ टॉपिक कवर हो गया क्या? लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, फोर्थ पॉइंट दोबारा से रिपीट करूं? ठीक है। हाँ, फोर्थ पॉइंट में बताना ही भूल गया था। फोर्थ पॉइंट में बताना ही भूल गया था कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा बहुत मोटा ही तो लगता है ना। अब मान लो स्टॉक खरीदना है, स्टॉक में तो चलो आ गया 20-30 हजार का माल खरीदा, लाख रुपए का माल खरीदा। और जबकि मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात करूँ तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड मोस्ट ऑफ द फर्म हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कहता है कि फिक्स एसेट्स के अंदर हमको पैसा बहुत सारा लगाना पड़ता है, ये बात तो ठीक है। पर हर फर्म के पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड ही होता है, एक सीमित मात्रा में होता है। Hence, it's absolutely necessary to take thoughtful and the correct investment decision, because an incorrect decision would not only result in the losses but also prevent the firm from the earning profit from the alternative investment। मतलब जब हमने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि आपका बहुत मोटा पैसा लगने वाला है, और एक बार मोटा पैसा लग गया तो आपको या तो बेनिफिट हो जाएगा या आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए डिसीजन आपको क्या करना है, सोच समझ के लेना है। फंड्स का ध्यान रखो, फंड्स आपके कितने लगाने चाहिए। मैं आपको कल भी एक एग्जांपल दे रहा था, आपके पास 10,000 रुपए हैं, मार्केट में गए हैं, तो आप कपड़े तो ध्यान से खरीदने वाले हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई गलत कपड़ा आ गया तो फिर आपका शादी में मूड खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी देखो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी देखो, पैसा बहुत मोटा लगने वाला है, गलती से गलत जगह पे पैसा लग गया तो फिर तो आपका नुकसान होने वाला है। प्रोडक्ट भी गलत भी बनेगा, और आपका प्रोडक्ट तो सेल होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। पर आपकी प्रॉपर्टी सेल करनी आसान नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी कोई भी चीज एक बार खरीद ली तो फिर वो सेकंड हैंड गुड्स में ही काउंट हो जाती है अगर आप उसको सेल करोगे तो। और सेल करना आसान काम नहीं होता है। तो इसीलिए वो कह रहा है, इसीलिए जब भी आप कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लो तो बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि आपकी बहुत बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट होने वाला है कैपिटल बजटिंग के अंदर। अब बताओ संदीप, क्लियर हो गया?
ओके, हमारा है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। कभी कभी ना फर्मों के पास किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करने के दो प्रपोजल होते हैं। मान लो आपने मशीन ए खरीदनी है या बी खरीदनी है, ठीक है। तो आपने ए मशीन के बारे में सोचा कि पैसा इतना चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसकी लाइफ के बारे में भी सोचा, तो बहुत कुछ आपने सोचा। मतलब दोनों मशीनों को आपने कंपैरिजन किया, आपने दोनों मशीनों के बारे में देखा। पर ये वाला मशीन खरीदना और ये वाला मशीन खरीदना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। कभी कभी कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं ना जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, पर ये वाले डिसीजन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। या तो हम एक मशीन खरीद लेंगे या बी मशीन खरीद लेंगे, पर जरूरी नहीं है कि ए खरीदे तो बी ही खरीदनी पड़ेगी, या बी खरीद ले तो ए भी खरीदनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए मेरे को दोनों में से एक खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक खरीद लूंगा तो बी को रहने दूंगा, और अगर बी को मैंने खरीद लिया तो मैं ए के रहने दूंगा। समझ गए मेरी बात? तो ये वाले डिसीजन कौन से हो गए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले डिसीजन। तो क्या कह रहा है, दिस इज ए फंडामेंटल डिसीजन इन द कैपिटल बजटिंग इफ ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। अगर हम किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फर्म क्या करेगी, उसमें इन्वेस्ट कर देगी, और फिर दूसरे वाला जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। मैंने एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया तो दूसरे को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इन जनरली वास्तव में सामान्यता क्या होता है, प्रपोजल ऐसे ही होते हैं। इस प्रपोजल के अंदर हम क्या देखते हैं कि पहले वाले प्रपोजल के अंदर बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, लाइफ ज्यादा है, तो हम दूसरे वाले प्रोजेक्ट को क्या कर दे, रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आप जब कोई गाड़ी भी लोगे तो गाड़ी लेते हो क्या करोगे, गाड़ी वही लोगे ना जिसकी लाइफ ज्यादा होगी, पेट्रोल कम पिएगी या डीजल कम पिएगी, या आपका बेनिफिट देने वाली है, या मार्केट के अंदर आपका रोप बढ़ाने वाली है, या जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलने वाली है, तो आप वही तो परचेज करोगे ना, और दूसरे वाले को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो डेफिनेटली बिजनेस में भी ऐसा है। तो बिजनेस में जहां हमको लगता है ना कि बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है, आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, और दूसरे प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। तो सिंपल सी बात है। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया को हम ध्यान में रखते हैं, और ये सारे क्राइटेरिया जब आप डिसाइड करोगे तो आप ये भी देख लेना कि दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो और आगे क्या होगा, जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे दूसरे को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। और इसके अंदर हमको क्या करनी है, सेटिस्फाई देखना है कि हम जिस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से हम सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम तो मिनिमम होनी चाहिए। तो प्रॉफिट की बात सोचोगे, इन्वेस्टमेंट की बात सोचोगे, और लाइफ की भी बात सोचोगे। तो 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, और उसके बिहाफ पर एक प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लेना और दूसरे को क्या कर लेना, रिजेक्ट कर लेना। इस पहले वाले टॉपिक में सबसे खास बात क्या थी, ये दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझिए मेरी बात, ये डिपेंड नहीं है। तो ये था हमारा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट वाले डिसीजन। आगे हमारा है म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव डिसीजन। क्या, दीज आर रिलेटेड टू द प्रपोजल विच compete with each other project in such a way that the acceptance of one will automatically result in the reaction of the other। जैसे ही हम एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरा अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने कंसीडर करके चल रही है 2 साइट्स। अब यहां पर देखो क्या कीजिए, मेरे को फैक्ट्री लगानी है, मेरे को फैक्ट्री लगानी है, और फैक्ट्री 2 जगह पे लगा सकता हूं, या तो मैं दिल्ली में लगा लूं या मैं नोएडा में लगा लूं। अगर मैं दिल्ली में लगा लेता हूं तो नोएडा वाला अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, सोचने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो इतने कट्टर होते हैं, इतने विरोधी होते हैं कि जैसे आप एक को एक्सेप्ट करते हो दूसरा अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। आपने एक जगह फैक्ट्री लगा ली तो दूसरी जगह कांटा लगा दो अपने आप ही, कांटा नहीं भी लगाओ तो कांटा लग ही जाएगा। तो यहां पर यही बोल रहा है कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो अगला है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी प्राथमिकता पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हो, देखिए, इन केस वेर ए फर्म है अल्टीमेटली अनलिमिटेड फंड्स। मान लो हमारे पास अनलिमिटेड फंड है, हमारे पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, तो हम क्या करेंगे, मान लो आपको 5 गाड़ी खरीदनी है, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे महंगी वाली गाड़ी खरीदोगे, फिर उससे थोड़ी कम रेंज वाली, फिर उससे कम रेंज वाली। तो मतलब आपके पास जब अनलिमिटेड फंड्स हैं तो आप अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करा देते हो कि मेरे को ये नौकरी चाहिए, फिर ये चाहिए, ये नहीं मिली तो फिर ये चाहिए, अच्छा ये भी नहीं मिली तो फिर ये चाहिए।
इसी तरह से यहाँ पर फर्म एग्जांपल ले रहे हैं कि फर्म के पास अगर अनलिमिटेड फंड है, अनलिमिटेड पैसा है, तो हमारी प्राथमिकताएं बन जाएंगी कि पहले प्रोजेक्ट ए फाइनल कर लो, प्रोजेक्ट ए के बाद प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी के बाद प्रोजेक्ट सी। तो यहाँ पर अनलिमिटेड फंड्स की बात कर रहे हैं। तो तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच यील्ड हाई रेट ऑफ रिटर्न एज अगेंस्ट सम डिमांड रेट। मतलब हम कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लो आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे, आप प्लांट लगा लोगे। प्लांट लगाने के बाद आपने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग अपने फर्नीचर भी लगा लिया, उसी के अकॉर्डिंग अपनी बिल्डिंग भी बना ली। तो ये सारे के सारे जो डिसीजन है ना, ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले आपने प्लांट खरीदा, प्लांट से मैचिंग कराने के लिए आपने फर्नीचर खरीदा, फिर आपने फर्नीचर खरीदा तो आपने बिल्डिंग भी वैसी वैसी बना दी। तो ये क्या हो गई, ये डिसीजन ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर की बात करते हैं, आपने एक नई बिल्डिंग खड़ी की, नई बिल्डिंग खड़ी की तो आपने खिड़कियां लगाई, जिस कलर की खिड़कियां लगाई अब उसी कलर के आपने सोफा तैयार करवाए, जिस कलर के आपने सोफा तैयार करवाए उसी कलर के आपने पर्दे भी लगवाए। अब जिस कलर के पर्दे आपने सोचे हैं वैसा आपने पेंट भी कराया। तो ये डिसीजन कौन से है, ये डिसीजन है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाले। पर आपकी प्राथमिकता भी थी, पहले आपने दीवारें खड़ी की, फिर आपने पेंट कराया, फिर आपने पर्दे लगाए, पर्दे के अकॉर्डिंग आपने सोफा सेट लगवाया, फिर वैसा ही कलर का आपने फर्नीचर लगवाया। तो ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं और कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर साथ ही साथ लाइन में भी इनको लेके चलने वाले हो। तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं। तो कह रहे हैं कि हालांकि हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड फंड्स है। बट कहते हैं कि जर्नली ऐसा होता नहीं है, कि जर्नली ऐसा होता नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड फंड हो। हर फर्म के पास, हर कंपनी के पास लिमिटेड ही फंड होते हैं। अब लिमिटेड फंड होते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे पास 5 ऑप्शन है किसी काम को करने के, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो पहले वाले जो 2 ऑप्शन होंगे ना, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दैट इज प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। मतलब जो भी डिसीजन हम लेते हैं ना, वो हम प्राथमिकता के बेस पर लेते हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सारे डिसीजन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान है नहीं जिसके पास अनलिमिटेड पैसा हो। तो क्या लेके चल रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। लिमिटेड पैसा है तो क्या करने वाले, अपनी प्राथमिकताएं तो हमारे पास है, 5 चीजें, 5 ऑप्शन हमारे पास है, पर उसमें से जो 2 ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल है, सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो दैट इज प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन। वो डिसीजन जो प्रायोरिटी के बेस पर होते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करने वाले हैं, और जो प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे उनको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो तीनों के तीनों टॉपिक के अंदर सबसे खास बात क्या आई है, एक बार देख लो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। पहला है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक एक्सेप्ट करोगे, दूसरा रिजेक्ट कर दोगे, चेकिंग करोगे बहुत अच्छे से। ये वो डिसीजन होते हैं, आपने एक एक्सेप्ट किया तो दूसरा वैसे ही अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपको रिजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे टाइप के डिसीजन कौन से, जो प्राथमिकता के आधार पर होते हैं। अगर पैसा अनलिमिटेड है तो फिर देख लेना, और पैसा अगर लिमिटेड नेचर में है तो फिर भी देख लेना, फिर भी आपको डिसीजन कौन से होंगे, प्रायोरिटी में ही लेने होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक, 3 टाइप के कैपिटल बजटिंग के डिसीजन और टाइप्स बता दिए मैंने आपको अभी तक। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप बताओ अभी, नहीं तो फिर मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूं। बताओ, यहां तक का टॉपिक सबको क्लियर हो गया, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। ये टॉपिक अभी हम कवर करने वाले हैं यहीं पे। महिमा, संदीप, कविता, सुनीता, रेनू, सब कमेंट करके बताओ।
ओके डन। सॉइल कंटिन्यू करता हूं मैं इस टॉपिक को आगे। अब हमारे पास इस टॉपिक का हम लास्ट मूवमेंट लेके चलने वाले हैं, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, या इसको हम कह सकते हैं मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, या कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो डिसीजंस है उसका क्राइटेरिया है। तो 3 नेम्स आपके पास आ गए हैं। पहला नेम्स आपके पास टेक्निक के नेम से, दूसरा मेथड के नेम से, तीसरा क्राइटेरिया के नेम से, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को लेकर हमारे क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, टेक्निक्स क्या है कैपिटल बजटिंग की, और मेथड क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को इवेल्युएट करने के। तो ये तीनों की तीनों बातें एक ही हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो डिसीजन होते हैं ना, मतलब कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन होते हैं, उसके लिए हमें 2 टाइप के मेथड फॉलो करने पड़ सकते हैं, या 2 टाइप के क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास कैश फ्लो क्राइटेरिया। तो या तो हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, या उससे हमें कितनी रिटर्न मिलने वाली है कैश की फॉर्म में। हम 2 बातें, ये दोनों को ध्यान में रखते हैं। तो कौन सी 2 बातें हैं, प्रॉफिट की और फिर कैश के फ्लो की। और जबकि हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कैश से भी पहले हमारे प्रॉफिट की। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया के अंदर हम सिर्फ एक ही मेथड यूज करते हैं, ओनली वन मेथड ऑफ द मेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। दिस मेथड इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। मतलब जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट के अंदर हमारे पास एक ही मेथड है जिसको हम बोलते हैं ARR, बोले तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब जबकि जो दूसरा मेथड है ना, पहले मेथड में क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब जो दूसरा है कैश फ्लो क्राइटेरिया, कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर हम क्या देखते हैं, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। मतलब जो दूसरा कैश फ्लो क्राइटेरिया है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैश कितना आने वाला है और कितना कैश हमारे पास से जाने वाला है। कोई प्रोजेक्ट है, मान लो प्रोजेक्ट नंबर हमने उसको दे दिया A, तो हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर, कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर हम देखेंगे कि मान लो मेरे पास कोई प्रपोजल है A, या कोई प्रोजेक्ट है A, तो मैं ये देखूंगा कि जो मेरे को A प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसके ऊपर मेरे को कैश कितना मिलने वाला है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से मेरे पास कितना कैश जाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो दोनों ही बातों को ध्यान में रखने वाला हूं। तो दैट इज कैश फ्लो क्राइटेरिया। तो कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर मेरे को दोनों बातें ध्यान रखनी है, कैश का इनफ्लो एंड द कैश का आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो इंक्लूड कैश कमिंग इन फ्रॉम ए प्रोजेक्ट, एंड द कैश आउटफ्लो का क्या मतलब है, कैश आउटफ्लो का मतलब है कि प्रोजेक्ट के अंदर मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर हम कैश के इनफ्लो के ऊपर ध्यान रखते हैं और कैश के आउटफ्लो पे बात ध्यान रखते हैं। अब कैश इनफ्लो क्या मतलब है, कैश इनफ्लो का मतलब है कि जैसे मान लो आपने एक प्रोजेक्ट लगा दिया, मशीन लगा दी, 10 साल तक वो आपको क्या देने वाली है, बेनिफिट देने वाली है। तो वो बेनिफिट ऐसा समझ लो कि हम कैश की फॉर्म में काउंट कर लेंगे कि 10 साल तक मेरे पास कितना कैश वापिस आने वाला है। कैश आउटफ्लो का क्या मतलब है, जब आप ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, मशीन तो आपने आज ही खरीदनी है, तो कैश आउटफ्लो का मतलब इस मशीन के ऊपर मान लो मैंने आज 20 लाख रुपए लगा दिए, तो ये जो 20 लाख रुपए का अमाउंट है ना, ये क्या हो गया, कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो हमारा कैश फ्लो क्राइटेरिया के अंदर 2 बातें हो गई, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। तो यहां पर क्या कह रहा है, अब आगे और ध्यान से देखना, कैश फ्लो क्राइटेरिया इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया फॉर द फॉलोइंग रीजन। कहता है कि इस चैप्टर के अंदर, कैपिटल बजटिंग के इस चैप्टर के अंदर हम सबसे ज्यादा कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, सेकंड वाले मेथड को। क्यों, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, इन द केस ऑफ कैश फ्लो क्राइटेरिया इट इज पॉसिबल टू कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम मनी की टाइम वैल्यू को भी काउंट करके चलते हैं। दूसरा रीजन क्या है, कैश फ्लो क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, देयरफॉर इट अवॉइड द अकाउंटिंग अनसर्टेनिटीज। ये वाला जो मेथड है ना, इसको हम ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम क्या बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। जबकि सेकंड वाले मेथड को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं,
सेकंड वाले मेथड को फॉलो करने के दो रीजन है। पहला रीजन तो क्या है कि हम इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को काउंट करके चलते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि हम इसको कैश फ्लो को हम इसमें ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए यहां पर दो कारण है। तो इसलिए कैश फ्लो क्राइटेरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट फिर भी आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, तो फ्लोइंग मेथड आर इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो क्राइटेरिया। मतलब इसके अंदर हम क्या क्या लेके चलते हैं। पहला मेथड रहता है हमारा पे बैक मेथड। फिर दूसरा जो मेथड है, दूसरे मेथड के अंदर ऑलरेडी तीन टेक्निक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बट इन मेथड्स के बस अब आपको भी नाम ध्यान में रखने हैं, इन मेथड्स के अंदर हम डिटेल में नहीं जाने वाले। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा था, एक बार मैं आपको टॉपिक को फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजन आप दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस पर ले सकते हो, या कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बेस पे ले सकते हो। अगर आप पहले वाला मेथड फॉलो करते हो तो इसमें तो आपके पास एक ही टेक्निक है जिसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और अगर आप इस दूसरे मेथड को फॉलो करते हो तो दूसरे मेथड के अंदर भी आपके पास दो मेथड है, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। जो मेथड नंबर 1 है उसमें कौन सा है, पे बैक मेथड। और जो मेथड नंबर 2 है इसके अंदर ऑलरेडी तीन मेथड है। वो तीनों मेथड कौन से हैं, ये तीनों के तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जल्दी से बताओ यहां तक का कवर हो गया क्या। अभी हम इन मेथड्स में डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, होने में भी कई दिन लग जाएंगे। कैपिटल बजटिंग कवर हो गया, बहुत अच्छे से करो ये वाला टॉपिक्स यहां तक का। काफी सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा एंटर करोगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अपनी पेशेंस के लिए इतना सारा टाइम है नहीं हम सबके पास भी, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस हमारा ऑलरेडी रहता है। तो मोटा मोटा एक बार कवर कर लेते हैं थियरी फॉर्म में। विक्रम प्रणाम। जी बताओ यहाँ तक का कवर हो गया तो। So I'll move on to the next slide. Last 1 minute.